coming back to what India, according to income taxes, India is not only the territorial map that we prepare or that we make. हमने ज्योग्राफी के अंदर बहुत बार इंडिया का मैप देखा, बहुत सुंदर सा मैप है जो दुनिया के किसी भी देश का ऐसा मैप नहीं है, राइट? टेरिटोरियल मैप जो हम बनाते हैं ज्योग्राफी के हिसाब से, तो वो इंडिया है हमारे लिए. बट अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स, इंडिया सिर्फ उतना ही नहीं है. इंडिया पानी में भी है, इंडिया हवा में भी है. मीन्स इंडिया इज इन वाटर ऑल्सो, इंडिया इज इन दी एयर ऑल्सो. मतलब एयर स्पेस भी, इंडिया के लैंड के ऊपर जो स्पेस आ रहा है एयर स्पेस, वो भी इंडिया की टेरिटरी है. पानी के अंदर भी इंडिया है, लेकिन पानी तो बहुत सारा है. 70% 71% पानी है पूरी दुनिया में, तो पूरा इंडिया है नहीं. जैसे हम डिस्टेंस को मतलब मेजर करने के लिए, जैसे रोड को मेजर करने के लिए, डिस्टेंस को मेजर करने हम किलोमीटर्स का यूज करते हैं, वैसे ही पानी में डिस्टेंस को मेजर करने के लिए वी यूज अ टर्म कॉल्ड नॉटिकल माइल्स. सो इंडिया इन वाटर इज 200 nautical miles, and 1 nautical mile is approximately 1.376 something kilometers. So 1 nautical mile इतना हुआ, तो 200 nautical miles is approximately 300 to 350 kilometers. मतलब जमीन को छोड़ के, जमीन की सतह को छोड़ के पानी तक 350 किलोमीटर का जो रेडियस है, वहां तक इंडिया है. अब ये हमने क्यों किया? क्योंकि सपोज कोई फिशिंग का बिजनेस करता है, अब बोलेगा मैंने तो पानी से पकड़ा है, इंडिया तो इधर तक खत्म हो गया, तो उसको टैक्स भरने के लिए वो नाटक करेगा. लेकिन ऐसा नहीं है, उसको भी टैक्स भरना पड़ेगा इफ इज यूजिंग his business, if he's doing his business in the territorial waters of India. Okay, so और अगर सपोज पाकिस्तान, नेबरिंग कंट्री, पाकिस्तान से बांग्लादेश सपोज एक प्लेन जानी है, तो वो एक या तो पूरा टर्न लेके जा सकता है श्रीलंका के पास से, वेस्ट बंगाल के साइड से, या तो इंडिया के ऊपर से गुजर सकता है. लेकिन इंडिया के ऊपर से गुजरेगा तो उसको क्या लेना पड़ेगा? परमिशन. परमिशन का मतलब क्या होता है? टैक्स पे करना पड़ेगा. टैक्स पे करो देन यू कैन यूज द इंडियन एयर स्पेस. हाँ, पाकिस्तान का पता नहीं कि उसको परमिशन मिलेगी कि नहीं, बट येस वी जनरली गिव परमिशन टू ऑल द कंट्रीज हु आर यूजिंग इंडियन एयर स्पेस. क्यों? बिकॉज हमको टैक्स मिल रहा है ना भाई, टैक्स मिलने से मतलब है. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द मेजर टर्म्स ऑफ व्हाट टैक्सेशन इज ऑल अबाउट. अंडर टैक्सेस, द फर्स्ट टर्म इज एसएससी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7. व्हाट डू यू मीन बाय एसएससी? Person liable to pay tax is known as SSE. खत्म. SSE मतलब ASS ESSEE. ASSESSEE. SSE 10वीं नहीं. SSE is the person who is liable to pay tax. Clear? Section 2 subsection 7. Then section 2 subsection 8. Assessment. SSE से थोड़ा आगे MENT आ गया. Assessment. बराबर. अब assessment का मतलब क्या होता है? Scrutiny to check. मतलब एग्जामिनेशन दिया, एग्जाम देके फिर रिजल्ट आने से पहले का प्रोसेस क्या है? स्क्रूटिनी ना. एग्जाम पेपर्स चेक होते हैं ना, उसको असेसमेंट बोलते हैं. तो जैसे आपने इनकम कमाई, इनकम आपने इनकम टैक्स को दी, बराबर, स्क्रूटिनाइज करने के लिए कि इसके अंदर से कितनी लाइबिलिटी आपकी आ रही है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? असेसमेंट. स्क्रूटिनी और असेसमेंट. सेक्शन 2 सबसेक्शन 8. ओके, असेसमेंट. देन वी हैव असेसमेंट ईयर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9. अब ये असेसमेंट ईयर क्या होता है? It is the year in which you pay tax on the income earned. लेकिन कौन सी इनकम कब कमाया? प्रीवियस ईयर. ठीक है, प्रीवियस ईयर सेक्शन 3. प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच यू अर्न द इनकम. असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन विच यू पे टैक्स ऑन द इनकम अर्नड इन द प्रीवियस ईयर. जैसे 2019-20 प्रीवियस ईयर है जिसमें आपने इनकम कमाई, 2020-21 आपका असेसमेंट ईयर होगा जिसमें आप पिछले साल की कमाई हुई इनकम पे टैक्स भरेंगे. समझ में आया? क्लियर है? प्रीवियस ईयर मे और मे नॉट बी ऑफ 12 months, बट असेसमेंट ईयर विल ऑलवेज बी ऑफ 12 months. अब ये क्या है? प्रीवियस ईयर मे और मे नॉट बी ऑफ 12 months, असेसमेंट ईयर विल ऑलवेज बी ऑफ 12 months. मतलब अब देखो, प्रीवियस ईयर जैसे सपोज मैं जॉब पे लगा 1 अक्टूबर को, ओके, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक मैं घर पे ही था, बैठा था, मुझे जॉब ही नहीं मिल रहा था. मैंने ट्राई किया लेकिन जॉब नहीं मिला. तो 1 अक्टूबर से मैं जॉब पे लग गया, सैलरी मेरी शुरू हो गई अक्टूबर से. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का मैंने इनकम में एंड किया, इनकम कमाते हुए एंड किया. और बाकी के 6 महीने में ऐसी जाया बैठा था.
तो 12 महीने में से 6 महीने मैंने इनकम कमाई और इनकम 6 महीने में नहीं कमाई। मैंने कमाना कब शुरू किया इनकम? अक्टूबर से। तो मेरा प्रीवियस ईयर कब से काउंट होगा? अक्टूबर से। लेकिन एंड कब होगा? 31 मार्च, सबकी तरह। हो सकता है कोई ऐसा भी होगा जो 1 अप्रैल से ही पैसे कमा रहा है, उसका भी ईयर 31 मार्च को एंड होगा। मैं 1 अक्टूबर से मैंने पैसे कमाना शुरू किए, मेरा भी ईयर 31 मार्च को ही एंड होगा। अगर कोई 30 मार्च से शुरू कर रहा है तो उसका भी ईयर 31 मार्च को ही एंड होगा। गेट दिस वेरी क्लियर। दैट इज द प्रीवियस ईयर, इट इज द ईयर इन विच यू अर्न द इनकम। अच्छा, 6 महीने तो पैसे कमाए, अब उस 6 महीने पे कमाई हुई इनकम पे टैक्स कब भरूंगा? अगले साल। कमाने के बाद ही होगा ना असेसमेंट। हाँ, बहुत बार ये भी होता है कि आपको जो इनकम मिल रही है वो टीडीएस कट करके मिल रही है, मतलब आप ऑलरेडी उस पर टैक्स भर चुके हो, लेकिन रिटर्न फाइल तो करोगे ना। रिटर्न फाइल करना जरूरी है। रिटर्न फाइल करोगे, उसके बाद आपको पता चलेगा, हो सकता है आपने टीडीएस ज्यादा भर दिया होगा, आपकी जो लाइबिलिटी है आपकी कम आ रही लाइबिलिटी, लेकिन आपने टैक्स ज्यादा भर दिया, तो आपको इनकम टैक्स रिफंड भी तो मिल सकता है। रिटर्न फाइल ही नहीं करोगे तो रिफंड का है, कुछ नहीं मिलेगा। एसएससी, पर्सन लाइबल टू पे टैक्स। असेसमेंट, scrutinizing of the income. Assessment year, a year in which we pay taxes on the income earned. Okay. Previous year is the year in which we earn the income. Assessment year is the year in which we pay tax on the income earned in the previous year. Previous year may or may not be of 12 months. Assessment year will always be of 12 months. Previous year falls before the assessment year. असेसमेंट ईयर फॉल्स आफ्टर द प्रीवियस ईयर। ये हमारे उन आंसर्स की तरह है जिसको हम घुमा फिरा के एक ही बात बोलते हैं बार बार। तो ये मैंने आपको एक दे दिया, एक फ्री में। ओके, नाउ सो these 3 definitions are clear. Section 2 subsection 7 SSC, Section 2 subsection 8 assessment and Section 2 subsection 9 assessment year. Previous year Section 3 4। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट Section 2 subsection 24 इनकम थोड़ी देर पहले तो डिस्कस किया था हमने। इनकम, एनी अमाउंट ऑफ मनी विच इंक्रीजेस योर वेल्थ इज नोन एज इनकम। ओके, इनकम कैन बी ऑफ एनी फॉर्म, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज। उसके अंदर भी बहुत सारी चीज हो सकती है, लीगल इनकम, इलीगल इनकम। तो ऐसे कोई भी चीज जिससे भी आप पैसे कमा रहे हो, जिससे आपका वेल्थ बढ़ रहा है, वो क्या हो गई आपके लिए? इनकम। इनकम इज अ इंक्लूसिव डेफिनेशन। एसएससी इज अ एक्सक्लूसिव डेफिनेशन, क्योंकि जितना बताया उतना ही, उससे ज्यादा नहीं है। असेसमेंट ईयर इट इज अ एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। प्रीवियस ईयर इट इज अ एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। इनकम इज अ इंक्लूसिव डेफिनेशन। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये टैक्स की सब बात हो गई, इनकम की बात हो गई, लेकिन लगाओगे किस पे टैक्स? सर इनकम पे लगाएंगे, बराबर। किसकी इनकम पे? पर्सन, बराबर ना। Section 2 subsection 31 which is the next section of our term concepts, basic concepts. Section 2 subsection 31 में पर्सन को डिफाइन किया गया। वो टाइम पे बोला गया कि पर्सन के ऊपर टैक्स लगेगा, तो हमने क्या इंटरप्रेट किया? बिकॉज देखो, लॉ जिस तरह से लिखा जाता है ले मैन की भाषा में उतनी आसानी से समझ में नहीं आता, बिकॉज एकदम कोडेड लैंग्वेज टाइप, टेक्निकल एकदम भाषा होती है, तो लोग अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है? सर्कुलर्स इशू करती है। किसको समझाने के लिए? ऑफिसर्स को। पब्लिक को समझाने के लिए क्या इशू करती है? नोटिफिकेशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन? पर्सन के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल होने वाली है? पर्सन, तो लोगों को क्या लगा पर्सन मतलब एक आदमी, इंडिविजुअल। तो लोगों ने क्या किया? पार्टनरशिप फर्म क्रिएट किया। पार्टनरशिप फर्म क्रिएट किया और बिजनेस करने लगा टैक्स बिना भरे। आपने टैक्स क्यों नहीं भरा, उसका एक्सप्लेनेशन दो, आपका इतना इनकम हुआ। तो लोगों ने बोला, आपने तो बोला था सिर्फ पर्सन पे लगेगा, और पर्सन मतलब इंडिविजुअल ना, इनकम टैक्स में नहीं भैया, पर्सन का मतलब सिर्फ इंडिविजुअल नहीं होता, पार्टनरशिप भी होता है। तो लोगों ने बोला अच्छा ठीक है, तो पार्टनरशिप वाले भी भरना शुरू कर गए। उसके बाद लोगों ने क्या बोला, ये तो हमारा पूर्वजों का बिजनेस है, ये हमारे एंसेस्टर्स का बिजनेस है, जो जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस, वो हम कर रहे हैं, तो ये तो ना पर्सन है, ये पार्टनरशिप भी नहीं है। तो इनकम टैक्स ने बोला ये भी पर्सन के डेफिनेशन में है, तो वहां पे टैक्स लग गया, शुरू हो गया, लोग टैक्स भरना शुरू हो गए। उसके बाद एसोसिएशन ऑफ पर्सन लोगों ने बनाया, जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसे बीसीसीआई, ये सब एसोसिएशंस बनाए, और उसके ऊपर भी फिर गवर्नमेंट ने बोला इस पे भी टैक्स भरना पड़ेगा। लोगों ने जॉइंट स्टॉक कंपनी क्रिएट कर दी, जहां पे शेयर इशू करके पैसे लेने लगे, लिमिटेड लायबिलिटी, तो वहां भी गवर्नमेंट ने बोला इसके ऊपर भी टैक्स लगेगा।
So the next is we have artificial juridical person or judicial person, and the last we have local authority. आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन और जुडिशियल पर्सन, अब उसके अंदर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये सब आते हैं. देन वी हैव लोकल अथॉरिटी. अब लोकल अथॉरिटी जैसे हमारा बीएमसी, टीएमसी, तो ये सब जो लोकल अथॉरिटीज है. सो पर्सन की डेफिनेशन में 7 लोग शामिल हैं. पहला इंडिविजुअल, दूसरा फर्म, दैट इज पार्टनरशिप फर्म. नेक्स्ट इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. नेक्स्ट वी हैव जॉइंट स्टॉक कंपनी. Then we have AOP or BOI, that is association of person or body of individuals. Then we have artificial juridical person and local authority. तो ये 7 लोग आपके पर्सन के डेफिनेशन में शामिल हैं. तो इसी के साथ जितने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे टैक्स के हम आज हमने क्लियर कर दिए. इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर. इन द नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स we'll be again discussing few aspects of direct taxes. Then we'll directly go on to the residential status, then scope of income, and accordingly we'll start with the heads of income. Okay, so if all your basic terms of taxation, direct tax is clear, do tell us in our comment section of the video. And also if you like the video, please like, share, comment and subscribe to our channel, and also press the bell icon to get the latest update of all our lectures.